जिस बात के खौफ में इसराइल अब तक बंदी बनाकर एक नेता को रख रहा था, अब उसके साथी देश ने ही उसे आजाद करने की कवायद शुरू कर दी। दरअसल बात हो रही है उस नेता की जिसके रिहाई के लिए हमास ने अब तक इसराइल से दर्जनों बार गुजारिश की, यहाँ तक कि कैदियों की अदला बदली के वक्त भी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसराइल को डर है कि अगर उसे छोड़ा तो फिलिस्तीनी एक हो जाएंगे और मामला इसराइल के हाथ से छूट जाएगा। दरअसल गजा समझौते के बीच अब अमेरिका और फिलिस्तीन की राजनीति में बड़ा धमाका हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के अगले राष्ट्रपति को लेकर वो ऐलान कर दिया जिससे पूरे वेस्ट बैंक से लेकर गजा तक सियासी हलचल तेज हो गई है। ट्रंप ने साफ कह दिया, महमूद अब्बास स्वतंत्र फिलिस्तीन के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उनका कहना है कि अब्बास भले ही समझदार हैं, फिलिस्तीन को जानते हैं, लेकिन वह शख्स नहीं जो आज के फिलिस्तीन को चाहिए। अभी महमूद अब्बास फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रमुख हैं और बनने वाले नए फिलिस्तीन की कमान उन्हें ही मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने तस्वीर बदल दी। टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं अब्बास से मिला हूं, उनके पास जानकारी है, लेकिन वे नेतृत्व की सही क्षमता नहीं रखते। वे पहले ही काफी उम्रदराज हैं, लेकिन असली बम उसके बाद गिरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार दुनिया के सामने यह दावा भी कर दिया कि वह इजरायली जेल में बंद मारवान अल बरगौती की रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे और तुरंत रिहाई की कोशिश करेंगे। हमास बरगौती को फिलिस्तीन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। बरगौती वो नाम जिसे फिलिस्तीनी प्रतिरोध का असली चेहरा कहा जाता है। साल 2002 में इसराइल ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में बंद हैं। यानी ट्रंप के इस बयान के बाद फिलिस्तीन की सत्ता का खेल पूरी तरीके से उलट सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मारवान बरगौती से इसराइली प्रधानमंत्री क्यों खौफ खाते हैं। दरअसल मारवान बरगौती ने अपनी राजनीतिक यात्रा 15 साल की उम्र में फतह आंदोलन के साथ शुरू की थी। मारवान फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के नेतृत्व वाले आंदोलन के सक्रिय सदस्य रहे। अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन में फिलिस्तीनी मुद्दे और दो राज्य समाधान के लिए काम किया। इसराइल ने 2002 में गिरफ्तार किया। उस वक्त इसराइल ने मारवान पर अल अक्सा शहीद ब्रिगेड की स्थापना का आरोप लगाया। हालांकि मारवान ने इससे इनकार किया। फिलिस्तीनी गुटों ने कई मौके पर मौजूदा संघर्ष के दौरान भी मारवान बरगौती की रिहाई के प्रयास किए, लेकिन इसराइल ने लगातार इनकार कर दिया। अगस्त में उनके बेटे अरब बरगौती ने CNN को बताया था कि नेतन्याहू उनके पिता को रिहा नहीं करना चाहते क्योंकि वे शांति के लिए एक साथी नहीं चाहते। बरगौती को रामल्लाह में लंबे समय तक प्रवेश पर प्रतिबंध रहा, लेकिन 1994 में ओस्लो समझौतों के बाद उन्हें लौटने की अनुमति मिली। वे पहले से ही फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के संभावित उत्तराधिकारी माने जाते रहे और फिलिस्तीनियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। उनका समर्थन फिलिस्तीनियों को एकजुट करने वाले नेता के रूप में है और वे लंबे समय से दो राज्य समाधान के पक्षधर रहे। यही वजह है कि मारवान बरगौती को इसराइल छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक और गजा में 2 साल से चल रही जंग ठीक से समाप्त भी नहीं हुई है। इजराइल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम तक पहुंचे भी नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना स्थायी दूतावास खोलने के लिए जमीन खरीद ली है। जी हाँ, यूएई ने इजराइल के हर्जलिया शहर में जमीन खरीद ली है जहां स्थायी दूतावास का निर्माण होगा। ये कदम 2020 के अब्राहम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा लाखों डॉलर का है और 4 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद पूरा हुआ। दरअसल मिडिल ईस्ट में साल 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के वक्त यूएई ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद से यूएई का दूतावास लीज प्रॉपर्टी पर चल रहा था। इसके साथ ही यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। लेकिन अब जाकर एक स्थायी दूतावास के लिए जमीन खरीदने का सौदा पूरा हो गया है कि प्रक्रिया 4 साल से चल रही थी। इजराइल की सरकारी एजेंसी इजराइल लैंड्स अथॉरिटी यानी ILA ने पुष्टि की है कि यूएई के लिए उपयुक्त साइट की तलाश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुरोध पर 4 साल पहले शुरू हुई थी। हर्जलिया म्यूनिसिपैलिटी और
स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में ये प्रक्रिया चली, जो जटिल और लंबी रही। तेल अवीव जिला योजना समिति ने 21 अक्टूबर को ही 15 मंजिला इमारत के निर्माण को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदी गई जमीन हर्जलिया पितुआह इलाके के समुद्री किनारे के व्यापारिक जिले में स्थित है, जो साबिर स्ट्रीट और हाईवे 2 के बीच में फैली हुई है। योजना के तहत 15,000 वर्ग मीटर में ये इमारत बनेगी, जिसमें दूतावास कार्यालय, स्टाफ आवास और सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी। सुरक्षा कारणों से इस साइट को 5 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा जाएगा। ये पहली बार है जब कोई खाड़ी देश इजराइल में अपनी कूटनीतिक सुविधा के लिए जमीन खरीद रहा है। इससे पहले यूएई का दूतावास तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में किराए पर चल रहा था, जो जुलाई 2021 में औपचारिक रूप से खुला था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी इस सौदे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता करार दिया। जानकार मानते हैं कि यह दूतावास यूएई की इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इजराइल के मुताबिक ये हर्जलिया तेल अवीव जिले और इजराइल के लिए महत्वपूर्ण विकास है। ये वैश्विक संबंधों को गहरा करेगा। इजराइल लैंड अथॉरिटी ने प्रक्रिया को जटिल लेकिन सफल बताया। ये कदम गजा में चल रहे तनाव और हालिया सीज़फायर उल्लंघनों के बीच आया है, जिसने यूएई के फिलिस्तीनी समर्थन पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के समय फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने यूएई की आलोचना की थी, इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात बताया। सोशल मीडिया पर तमाम जो यूजर्स हैं वो इसे फिलिस्तीन के साथ धोखा बता रहे हैं, खासकर जब गजा में हिंसा जारी है। यूएई ने गजा के लिए मानवीय सहायता भेजी है और वेस्ट बैंक विलय को रेड लाइन कहा, लेकिन यह सौदा फिलिस्तीनी समुदाय में असंतोष बढ़ा सकता है। यह कदम अब्राहम समझौते के 5वें साल में आया, जिसने यूएई इजराइल व्यापार को $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताया। जानकार मानते हैं कि यह कदम कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी असंतोष क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इस्राइल सीज़फायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीज़फायर की शर्त थी कि हमास इस्राइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इस्राइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इस्राइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले भी कर रही हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इस्राइल के अपने तर्क, अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि गजा में 10 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बमबारी नहीं रुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती इस सीज़फायर को नाटक बताते हैं। उनका कहना है कि गजा में इस्राइल ने ये ड्रामा सिर्फ अपने बंधक छुड़वाने के लिए रचा था। दूसरी अहम वजह थी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों, जिनमें ताकतवर यूरोपियन देश भी शामिल थे,